हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जो जीएस वाला पोर्शन हम लोग कर रहे थे जनरल स्टडी का, उसका दूसरा पोर्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान से रिलेटेड है। इसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म के मॉडल के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। ठीक है, तो इसको पहले देखते हैं, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे स्टेटमेंट है कि भारतीय राज्य किसी भी धर्म के, अब यहाँ पे आ रहा है, किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि राज्य धर्म से पूर्णतः अलग यानी कि कंप्लीट सेपरेशन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि भारतीय संविधान राज्य के कुछ परिस्थितियों में धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप की अनुमति देता है। जैसे विशेषकर आप देख सकते हैं, जैसे सामाजिक सुधार की आवश्यकता हो, समानता और मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, धार्मिक आधार पर भेदभाव हो, और किसी समुदाय के भीतर या समुदाय के बीच धार्मिक वर्चस्व को समाप्त करने की आवश्यकता हो। ऐसा तो यहाँ देखा जाए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बी, भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल, अब यहाँ पे केवल लगा हुआ है, गलत हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करती है। ऐसा भी नहीं है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल माइनॉरिटी की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता भी, और धार्मिक पालन मतलब धर्म का पालन, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता यहाँ पे प्रदान करता है। तो ऐसा नहीं कि केवल अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है, तो स्टेटमेंट बी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट सी, राज्य धार्मिक वर्चस्व यानी कि रिलीजियस जो डोमिनेशन होता है को रोकने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसमें देखा जाए जो भारतीय मॉडल के अनुसार अगर देखा जाए, जो सर्वधर्म समभाव यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेंस की अवधारणा से समझाया जा सकता है। इसे भारतीय जो यह मॉडल है, इसको देखा जाए सर्वधर्म यानी कि समभाव के बेस पे समझाया जाता है। यानी कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक न्याय, समानता सुनिश्चित करने के लिए अधिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अनटचेबिलिटी का उन्मूलन, मंदिरों में सभी वर्गों के प्रवेश से संबंधित सुधार लाना, सामाजिक रूप से भेदभाव और प्रथाओं पर रोक, और धार्मिक संस्थाओं के लौकिक जो सेकुलर पहलू हैं उन पे भी मतलब विनिमय लगाना है। ठीक है, इस तरह से डी ऑप्शन देखते हैं कि भारतीय संविधान केवल, अब यहाँ पे भी केवल लग गया, हिंदू धर्म में सुधार की अनुमति देता है। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक सुधार करता है यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और समानता को भी महत्वपूर्ण यहाँ पे रखा गया है। अब देखा जाए एक क्वेश्चन जो है धर्मनिरपेक्षता संविधान में कहाँ कहाँ से रिलेटेड है उसकी बात करते हैं डिटेल में। सबसे फर्स्ट देखा जाए प्रियम्बल में, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जैसे संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बोला गया। और यहाँ पे देखा जाए वर्ड जो सेकुलर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यानी कि 1976 में जोड़ा गया। ठीक, तो सबसे पहला प्रियम्बल से रिलेटेड। दूसरा देखा जाए आर्टिकल आप 14 पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है, समानता का अधिकार यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। और आर्टिकल अगर 16 पढ़ेंगे तो वहाँ सार्वजनिक रोजगार में समानता, इस तरह से धर्म आदि के आधार पर भेदभाव ऐसा कुछ नहीं किया जाता, तो वहाँ भी धर्म वर्ड आ रहा है। उसके बाद आप आते हैं आर्टिकल 25 में, और वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहा गया है। और आर्टिकल 26 में देखा जाए वहाँ पे आपके धार्मिक मामलों का प्रबंधन यानी कि धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार भी बोला गया। वहीं आर्टिकल आप 27 आइए
27 में विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर से स्वतंत्रता की बात कहा गया है, यानी कि टैक्स से स्वतंत्रता की बात कहा गया है। किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए विशेष रूप से लगाए गए कर के भुगतान के संबंध में संरक्षण वहाँ पे दिया गया। आर्टिकल देखा जाए आपको 28 आर्टिकल में धार्मिक शिक्षा के बारे में कहा गया है। कुछ प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के प्रबंधन में भी प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? 28 से रिलेटेड है। तो देखा जाए कई चीज़ें यहाँ पे है, कई आर्टिकल धर्म से रिलेटेड आ रहे हैं। तो आपको 42 अमेंडमेंट सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा गया, और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है, और आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर है, और आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्स है, और आर्टिकल 28 है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है, प्रिंसिपल डिस्टेंस से भी दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे है, और यहाँ कुछ फीचर मैच किए जा रहे हैं, उसके रिलेटेड में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखा जाए भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषताएं यानी कि यूनिक फीचर के संबंध में सूची फर्स्ट और सेकंड को आप सम्मिलित करिए, जिसमें फीचर दिया और सोर्स कहाँ से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहला देखा जाए फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार के बारे में देखते हैं। अब मूल अधिकार जैसे आपको याद होगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा थर्ड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जैसा आपको पता होगा कि जो वर्तमान में फंडामेंटल राइट कितने 6 हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था उस समय 7 था। जो राइट टू प्रॉपर्टी वो हटा दिया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत, और उसे आर्टिकल 300A में रख दिया गया। अब वो कानूनी यानी कि संवैधानिक अधिकार बन गया, फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। वहीं पे देखा जाए आपको 6 जो मूल अधिकार हैं जिसमें राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18 तक, वहीं पे राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस 25-28 है। ठीक है, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो 32 आर्टिकल है। तो देखा जाए ये सब कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा देखा जाए क्वेश्चन में आता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया है? ये आपको पता होना चाहिए, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, मतलब आयरलैंड से लिया गया है। और ये पार्ट देखा जाए पार्ट आर्टिकल का 4 हो जाता है DPSP, और उसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक रहेगा। ठीक है, जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय की बात का, समानता को बढ़ावा देना, गरीबी और असमानताओं को कम करना, जन कल्याण, ग्राम पंचायत को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, ये सब DPSP में लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, आपातकालीन के दौरान मूल अधिकार निलंबित यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, अब देखा जाए ये कहाँ से लिया गया है? ये देखा जाए आपको आर्टिकल जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जो जर्मनी के जो वाइमर संविधान है वहाँ से लिया गया है। तो वाइमर संविधान आप जर्मनी से ये लिया गया है, जो यहाँ पे इमरजेंसी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसे। अब देखा जाए इमरजेंसी, 3 इमरजेंसी की बात कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है नेशनल इमरजेंसी, ये 352 में आता है। वहीं पे देखा जाए आपको अनुच्छेद 19 से संबंधित विशेष प्रभाव जो 358 में आ जाता है। वहीं पे आपको 356 आ जाएगा, और उसके बाद 360 आ जाएगा, जो आपको 3 यहाँ पे इमरजेंसी लगाए जाते हैं। एक नेशनल इमरजेंसी, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उस समय। ठीक है, और फिर आपको 60 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कहा गया 350। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे फेडरल सिस्टम ये कहाँ से लिया गया? फेडरल सिस्टम देखा जाए कनाडा से लिया गया है। तो फेडरल सिस्टम क्या है? जैसे
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, और लिखित संविधान, संविधान सर्वोच्च, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, द्विसदनी शासन होना चाहिए, ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल राइट ये यूएसए से लिया गया है, और वहीं नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से, आपातकालीन के मूल अधिकारों को निलंबित करना ये जर्मनी से लिया गया है, और संघात्मक व्यवस्था जो है ये कनाडा से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 4th नंबर का क्वेश्चन, और ये रिट से रिलेटेड है। रिट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जो रेमेडी है आर्टिकल 32 इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे रिट के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, कौन से रिट का क्या मतलब होता है, वही यहाँ पे एक तरह से पूछा गया। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबस कार्पस। तो आपको पता होगा हैबस मीन्स क्या होता है, यू मे हैव द बॉडी, यानी कि शरीर को प्रस्तुत करो, ऐसा बोला जाता है, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये देखा जाए यहाँ पे गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो, यानी कि ये बी आ जाएगा इसमें। ठीक, दूसरा देखा जाए मैंडामस परमादेश जिसे बोलते हैं। परमादेश का मीनिंग क्या होता है, हम आदेश देते हैं, मतलब वी कमांड, ऐसा बोला जाता है, वी कमांड। अब ये कब होता है, यह देखा जाए रिट न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निकाय या न्यायाधिकरण का अन्य जो सार्वजनिक प्राधिकरण होता है, ये सब के लिए यानी कि लीगल ड्यूटी का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो यहाँ पे मेंडामस का क्या होगा, सार्वजनिक पदाधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश, ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मीनिंग हो गया। उसके बाद अधिकार परीक्षा, यानी कि अधिकार परीक्षा जो हम लोग क्यू वारंटो बोलते हैं। अब क्यू वारंटो का मीनिंग क्या होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस अधिकार से आप हैं, यानी कि ऐसा बोला जाए, यानी कि कोई भी पब्लिक पद पे मतलब कोई नहीं जाके बैठ सकता है, उससे पूछा जा सकता है आप किस अधिकार पे हैं, यानी कि किसी अधिकार से पद की वैधता पूछा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल ए 3 हो जाता है। वहीं पे देखा जाए ये ऑप्शन 3 हो जाता है। अब उत्प्रेक्षण यानी कि सर्टोरी मामले को ऊपर की अदालत को भेजना होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, सर्टोरी मतलब यहाँ पे जैसे आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अधिकारण के समय न्यायिक कार्यवाही और पास मांगने जैसे विपरीत उसे रद्द किया जा सकता है, ऐसा सर्टोरी मतलब होता है। ठीक है, तो ये आपको मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। आपको ध्यान रखना है कि हैबस कार्पस बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, और मेंडामस क्या हो, सार्वजनिक अधिकार को कर्तव्य पालन का आदेश, क्यू वारंटो सार्वजनिक पद पर अधिकार पूछना। और वहीं पे देखा जाए सर्टोरी क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय आधिकारिक की कार्यवाही आदेश को ऊपर मांगना एवं आवश्यकता होने पर उसे रद्द करना, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) मतलब कि आर्टिकल 19 और उसका सब पार्ट 1 में दी गई स्वतंत्रताओं का सही क्रम क्या है। देखा जाए ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका सही क्रम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सही क्रम क्या है, सबसे पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक, दूसरा देखा जाए यहाँ पे सम्मेलन, शांतिपूर्वक सम्मेलन। ठीक है, मतलब कि बिना हथियार वगैरह के शांतिपूर्वक और बिना हथियार एकत्रित होने का अधिकार है इसमें। उसके बाद संगम यानी कि संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है, ये उसके बाद संचरण मतलब कहीं भी मूव करने का भी अधिकार है, व्यापार करने का भी अधिकार है, ऐसा दिया गया है। तो आर्टिकल देखा जाए 19 फर्स्ट में आपको क्या है, ए पार्ट में आपको यह वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वहीं पे बी पार्ट में है क्या, शांतिपूर्वक यानी कि निर्यायुद्ध मतलब सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब बिना हथियार के आपको सम्मेलन की स्वतंत्रता। वहीं पे देखा जाए सी पार्ट है जिसमें संघ और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है।
वहीं पे डी पार्ट में भारत में स्वतंत्र संचरण की स्वतंत्रता है। वहीं ई पार्ट भी आता है जिसमें भारत में कहीं भी निवास एवं बसने की स्वतंत्रता है। वहीं देखा जाए ई के बाद आपका जी आता है पेशा, व्यवसाय और व्यापार आदि करने की भी स्वतंत्रता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है सारे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के रिस्पेक्ट में दिया गया क्वेश्चन। तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है जिसमें इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अब देखा जाए पहला ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट आते हैं, भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में इससे संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये भी सही है, यानी कि आर्टिकल देखा जाए 124 से लेके 147 तक दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वहीं देखा जाए वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल स्वीकृत जो न्यायाधीशों की संख्या क्या है, यहाँ पे 34 है, यानी कि जिसमें 33 क्या हो गया जजेज हो गए और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। तो ये भी सही है, यानी कि यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपको सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मैचिंग टाइप का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें देखा जाए पहला क्या दिया है, भारत का महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, महान्यायवादी, इसका आर्टिकल क्या होता है। और ये देखा जाए सर्वोच्च विधिक अधिकार होता है, हाई लॉ ऑफिसर बोला जाता है। और ये आर्टिकल 76 से रिलेटेड है, आर्टिकल 76 में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और इससे देखा जाए इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और व्यक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होना चाहिए। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता वही अटॉर्नी जनरल की योग्यता है। वह भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुना जाने का अधिकार है, राइट टू ऑडियंस, मतलब सब जगह है। वह सांसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल देखा जाए आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। तो ये दूसरा देखा जाए भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी जिसे हम लोग कैग बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 148 से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और देखा जाए केंद्र और राज्य के खातों की जो लेखा परीक्षा होता है यही करता, और सरकारी धन के उपयोग की जांच भी करता है। और अपनी रिपोर्ट किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा या राज्यपाल को दे सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल रिपोर्ट क्रमशः संसद और विधानसभा में आप बांट सकते हैं, यानी कि अगर सांसद में का है तो आपको राष्ट्रपति को देगा, विधानसभा में क्या होगा, राज्य में राज्यपाल को देगा। ठीक है, यानी कि कैग को अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक पर्स बोला जाता है, यानी कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जा सकता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ आर्टिकल 148 ध्यान रखना। वहीं देखा जाए संघ लोक सेवा आयोग जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, ये किस आर्टिकल से के तहत है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान आर्टिकल 315 में दिया गया है। तो ये और अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती संबंधी परीक्षाएं आयोजित कराना इसका काम है। और वहीं नियुक्ति जो पदोन्नति स्थानांतरण से जुड़े मामले में सरकार को सलाह देना और अनुशासनात्मक मामले में भी परामर्श दे सकता है, ऐसा इसमें आर्टिकल में दिया हुआ है। उसके बाद देखा जाए वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, ये आर्टिकल 280 में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वित्त आयोग से मतलब राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि केंद्र और राज्य के बीच करों के शुद्ध या मतलब जो
डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स रेवेन्यू का वो, और राज्य के बीच करों के हिस्से का वितरण कैसे किया जाए, और ग्रांट इन एड क्या होगा, ये सब के बारे में दिया जाता है। और हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो गया, तो आप इसे मैच कर सकते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिलेटेड है अनुच्छेद देखा जाए 40, अनुच्छेद 40 किससे रिलेटेड है, तो ये देखा जाए ग्राम पंचायत का संगठन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 से मैच हो जाएगा, सेकंड ग्राम पंचायत का संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वहीं पे देखा जाए आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 जो बहुत फेमस है, समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है, यानी कि यूसीसी से रिलेटेड है, यूसीसी से। ठीक, तो ये देखा जाए पहला ऑप्शन हो जाएगा। आर्टिकल 50 जो है, आर्टिकल 50 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 50 में देखा जाए मेनली आपको जुडिशियल एग्जीक्यूटिव सेपरेशन ये सब बात किया, यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण रहेगा। तो ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। वहीं देखा जाए अनुच्छेद 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, यानी कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कहा गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको बहुत फेमस आर्टिकल है, आर्टिकल 40 भी बहुत फेमस है, जिसमें ग्राम पंचायत का संगठन है। वहीं आर्टिकल 44 जो है और समान नागरिक संहिता से है। वहीं आर्टिकल 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का है। आर्टिकल जो 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए ही हो जाएगा मैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये देखा जाए क्वेश्चन आपको केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य आर्थिक संबंधों फाइनेंशियल रिलेशन की विवेचना की गई है। अब ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये आर्टिकल 268 से 281 268 से 281 के अंतर्गत दिया गया है। और ये भाग देखा जाए यहाँ पे 12 में है पार्ट, और अध्याय चैप्टर 1 में आता है। ठीक है, इससे जुड़े चीज़ें दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कथन कारण जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इसमें देखा जाए पहला कथन के बारे में स्टेटमेंट है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो देखा जाए ये गलत है। आर्टिकल हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 75, तो आर्टिकल 75 और सब पार्ट 3 को आप अगर देखेंगे तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, लोकसभा के लिए। तो यहाँ राज्यसभा नहीं होगा। ठीक है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होगा, केवल लोकसभा। आर्टिकल 75 सब पार्ट 3 में अगर जाएंगे तो यहाँ पे पहला असर्शन क्या होगा, गलत हो गया। वहीं पे रीजन देखा जाए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं, ये सही बात है। ये देखा जाए अगर आर्टिकल 75(5) सब पार्ट में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि यदि कोई व्यक्ति संसद के सभी सदनों का सदस्य नहीं है फिर भी वह मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ 6 मंथ के भीतर संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना उसे आवश्यक है। ठीक है, तो यानी कि एक कारण सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे कई चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं, पहले देखा जाए लैंगिक असमानता यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी। अब जेंडर इनइक्वलिटी की बात कहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे पितृसत्तात्मक सोच और घरेलू हिंसा से रिलेटेड है ये।
ठीक, मतलब जैसे लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वलिटी का अर्थ होता है पुरुषों और महिलाओं के बीच अवसर, अधिकारों, संसाधन, सामाजिक स्थितियों में असमानता। और ये ज़्यादातर देखा जाए रूढ़िवादी किस्म का होता है, और जैसे पैट्रियार्चियल सिस्टम यानी कि पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसमें ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह ये सब का होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या लगाना है कि बी ऑप्शन। वहीं जनजाति जो चुनौती है ट्राइबल चैलेंजेस के बारे में, तो ट्राइबल चैलेंजेस में ज़्यादातर खनन, बांध और वन नीतियों से विस्थापन ये सब का मतलब अगर डेवलपमेंट में देखा जाए ये सब बाधा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खनन वगैरह, ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। वहीं देखा जाए पर्यावरणीय जो संकट है इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इसकी बात किया जाए तो ये उपभोक्ता और जीवन शैली और शहरीकरण से रिलेटेड है, तो ये थर्ड हो जाएगा। सांस्कृतिक जो संरक्षण है यानी कल्चरल इरोजन है, क्षरण जिसे बोलते हैं, ये क्या है, विदेशी फैशन और बाहरी खान पान से क्या हो रहा है, यहाँ पे सांस्कृतिक क्षरण हो रहा है, यानी कि ये कल्चरल इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। ठीक, तो इसे देखते हैं। पहला NFSH, NFSH क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म। ठीक है, तो 5 के अनुसार भारत का कुल लिंगानुपात जो है 120 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, फिर भी पूर्ण लैंगिक समानता स्थापित नहीं हो पाई। ये स्टेटमेंट सही है। जो NFHS के अनुसार इस समय ये मतलब लैंगिक जो लिंगानुपात है ये आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा देखा जाए समाज में अभी भी बाल लिंगानुपात में कमी है, मतलब पितृसत्तात्मक सोच, पैट्रियार्चिकल सोच और कार्यस्थल पर शोषण जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन इस देखा जाए दोनों सही है, और लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे हमने अभी बताया कि NFS का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, ये कब आया, तो NMHS का फुल फॉर्म होता है, ये 5 चल रहा है। ठीक है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और देखा जाए 5वां जो है संस्करण ये 2019 से 21 के बीच में, और इसमें देखा जाए हमने अभी ऊपर बात किया कि इसमें जो जेंडर अनुपात है, सेक्स रेशो है। ठीक है, तो इसमें 120 1000 है। ठीक, तो ये भी पहला इसलिए सही है ऑप्शन, सेक्स रेशो यही आ रहा है इसके अनुसार, मतलब कि 5 के अनुसार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, औद्योगिकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औद्योगिकरण से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे पहला यहाँ पे दिया है कि यह प्रक्रिया अर्थव्यवस्था को कृषि एवं हस्तशिल्प से मशीन आधारित उत्पादन की ओर ले जाता है। ये बात सही है, यानी कि औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रिया जिसमें उत्पादन को पारंपरिक एवं श्रम प्रधान पद्धतियों से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मशीन आधारित बड़े पैमाने और अधिक संगठित यानी कि मैकेनाइज लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन की ओर बढ़ना, यही क्या हो गया, औद्योगिकरण बोला जाता है। जिसमें देखा जाए इसके दौरान क्या होता है, कृषि पर निर्भरता अपेक्षाकृत कम होता है, हस्तशिल्प और घरेलू उत्पादन की जगह मशीनों का उपयोग होता है, कारखाने फैक्ट्री सिस्टम एक तरह से विकसित हो जाता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और मास प्रोडक्शन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर भी बढ़ जाता है, अर्बनाइजेशन भी बढ़ता है, ये सब चीज़ें होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखा, इसमें उत्पादन का मुख्य उद्देश्य केवल स्थानीय ज़रूरतों को पूर्ति करना नहीं, ऐसा नहीं, केवल स्थानीय नहीं, ये बड़े बड़े मार्केट के यानी कि नेशनल इंटरनेशनल तक जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और इसमें दिया है फिर से वही, भारत में औद्योगिकीकरण के ऐतिहासिक विकास के प्रमुख चरणों का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं औद्योगिकीकरण से रिलेटेड। तो इसे हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम अरेंज करके ही बताते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखा जाए औपनिवेशिक काल में सीमित विकास, सबसे पहला 2 आ जाएगा। तो 2 देखा जाए 2 ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद 3rd हो जाएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा, उसके बाद 1st हो जाएगा। यानी कि औपनिवेशिक काल में सीमित विकास, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, ये है। उसके बाद देखा जाए उदारीकरण आया जो 1991 के करीब। ठीक है, और उद्योग में तेजी हुआ। तो अब बहुत आसानी से इसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। देखा उदारीकरण में एलपीजी आपको पता होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात वहाँ पे कहा गया है। तो डिटेल में हम लोग डिस्कस किए हैं इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में, पोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर औद्योगिकरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए औद्योगिकरण के भारतीय समाज में पड़े प्रभाव को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो इसमें देखा जाए औद्योगिकरण व्यवस्था में व्यक्ति की जाति की अपेक्षा उसके कौशल और श्रम क्षमता का महत्व बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि एजुकेशन, टेक्निकल स्किल, ट्रेनिंग, इफ़िशियंसी, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब बढ़ जाता है, ये सब माने रखता है उसमें। दूसरा देखा जाए औद्योगिकरण और नगरीकरण ने ग्रामीण व्यवस्था तथा पारंपरिक जो जजमानी व्यवस्था को अत्यधिक मजबूत किया। नहीं, ये तो एक तरह से जजमानी व्यवस्था कम ही हुआ, ख़त्म ही हुआ, तो मजबूत कहाँ। तो यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर औद्योगिकरण से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं, औद्योगिकरण और शहरीकरण ने भारतीय महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो इसमें स्टेटमेंट आपको चेक करना है किस प्रकार से प्रभावित किया है। सबसे पहला, पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता कुछ हद तक कम हुई है, सही बात है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, परिवार तथा समाज में महिलाओं की निर्णायकारी भूमिका बढ़ी है, ये भी सही बात है। शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी अवसर घटे हैं, नहीं ये बढ़ा है, घटा नहीं है। तो यहाँ पे 1st और 2nd सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी ये 3rd वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए शहरीकरण से रिलेटेड है और इसमें आपको पूछा जा रहा है कि शहरीकरण के सकारात्मक सामाजिक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी देखते हैं, शहरीकरण से रिलेटेड है। तो सबसे पहला दिया है कि विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग के साथ रहने से बहुसांस्कृतिक वातावरण बना है, सही बात है, बहुसांस्कृतिक वातावरण बना है। दूसरा, शहरों में लैंगिक समानता, वैज्ञानिक सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे आधुनिक मूल्यों को बढ़ावा मिला है, ये भी बात सही है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, 1st और 2nd। ठीक है, ये एकदम सही बात है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और ज़्यादातर इकोनॉमी को टच कर रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे देखते हैं। जैसे कीनेजियन अप्रोच, जो किंज उपग्राम है, इससे रिलेटेड है, इसे मैच करना है। किंज जानते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्हें बोला जाता है एक तरह से। ठीक है, तो किंज अप्रोच जो है ये किससे, मंदी के समय सार्वजनिक निवेश बढ़ाना, सही है, किंज का यही था। यहाँ समाजवादी उपगाम सोशल अप्रोच क्या है, सोशल अप्रोच में देखा जाए उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण, ये दूसरा हो जाएगा। वहीं देखा जाए उदारवादी जो उपगाम है, अप्रोच है, यानी कि न्यू लिबरलिज्म अप्रोच, ये न्यू लिबरलिज्म अप्रोच ये किससे रिलेटेड है,
ये आपका मुक्त व्यापार, निजीकरण और उदारीकरण से रिलेटेड है। और मानव विकास उपगाम जो है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें कैपेबिलिटी अप्रोच दिया गया है, यानी कि अभाव को कम करने की क्षमता उपगाम है, ये सब है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैच कर दिया हमने, ठीक है। और ये ध्यान रखना है केंद्रीय उपाय में मंदी में सार्वजनिक निवेश और सामाजिक उपायों में क्या होगा, उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण। और जो नव उदारवादी है इसमें मुक्त व्यापार, निजीकरण, उदारीकरण, ये सब बात किया गया। मानव विकास में कैपेबिलिटी और मानव कल्याण, वेलफेयर की बात किया जाएगा, ठीक है। और यहीं पे आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे किंज का बुक विथ अ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी 1936 में, और इफेक्टिव डिमांड की बात उन्होंने किया। सोशलिस्ट अप्रोच में आप जानते हैं कि आर्थिक समानता पर जोर दिया जाता है। और न्यू लिबरलिज्म में जो एलपीजी वाला कॉन्सेप्ट है न्यू लिबरलिज्म से है। और ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच में आप कैपेबिलिटी अप्रोच जैसे चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैच हो गया ए ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हुए निम्नलिखित आर्थिक सुधारों घटनाओं को उनके क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ डेट भी हम बताएंगे। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, अब देखा जाए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुआ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 2 अक्टूबर 1952 से हुआ है, यानी कि 2 अक्टूबर यहाँ पे मैच है 2 अक्टूबर 1952 से। वहीं देखा जाए योजना अवकाश जो है प्लान हॉलीडे कब लागू हुआ था, प्लान हॉलीडे यानी कि ये 1966 से 1969 तक चला, मतलब 69 तक चला, तो ये आपका हो जाएगा। वहीं देखा जाए 14 जो प्रमुख बैंकों का जो नेशनलाइजेशन था, मतलब राष्ट्रीयकरण, ये भी 69 में हुआ, ये भी मैच है, ठीक है। ये 14 बैंक जो मतलब प्रमुख बैंक थे, इनका नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी के समय हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे फेरा है, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम है, लागू हुआ 1973 में लागू हुआ, ये भी आपको याद रखना है। और ये देखा जाए फेरा फेमा में चेंज हो गया, और फेमा देखा जाए 1999 का एक्ट है, लेकिन ये इफेक्टिवली 1 जून 2000 से लागू हुआ है। फेरा के लिए नहीं है ये डेट, फेरा तो ये 1973 का है। तो यहाँ पे आपको मैच ही है, यानी कि 1 2 3 4 आप मैच कर सकते हैं, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा, ठीक है। और जो प्लान हॉलीडे था उसी समय कह सकते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन भी आया, हाई यील्डिंग वैरायटी भी चूज किया गया था, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट असर्शन पढ़ते हैं कि 1960 के दशक में भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना में विलंब हुआ, और इसके स्थान पे 1966 से 1969 तक वार्षिक योजना लागू करनी पड़ी। ये बात सही है, प्लान हॉलीडेज मतलब कि जो यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। दूसरा 1960 के दशक में भारत को लगातार सूखा और 1965 का भारत पाक युद्ध और विदेशी सहायता में कमी जैसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसीलिए यहाँ पे जो प्लान 5 ईयर प्लान था उसे रोक के 66 से लेके 69 तक ये मतलब प्लान हॉलीडे बताया गया है, ठीक है। उस समय मतलब प्लान कोई नहीं था। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और प्लान हॉलीडे जैसे थर्ड प्लान हॉलीडे 4th के पहले ही लगाया गया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके डिटेल में भी सारी चीज़ें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, समावेशी विकास जो उद्गम है यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ अप्रोच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है उसके विषय में, तो यहाँ पर दिया है ये इंक्लूसिव अप्रोच के लिए
तो इसका अर्थ है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गरीबों और महिलाओं और किसानों तक पहुँचे। ये बिल्कुल बात सही है। वहीं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, और जो यहाँ पे बी है यानी कि जी राम जी जो मनरेगा था पहले, अब नाम चेंज, इस उपगाम से जुड़े हुए प्रमुख उपाय हैं। ये भी यानी कि दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो ये हो गया इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और स्वतंत्रता के बाद आर्थिक नीतिगत जो निर्णयों के उनके मुख्य उद्देश्य से आपको मैच करना है। ठीक है, मतलब प्लानिंग कमीशन, मतलब जो प्लान होता है 5 ईयर प्लान, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। जैसे देखा द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 ईयर प्लान किससे रिलेटेड है? तो सेकंड 5 ईयर प्लान भारी उद्योग विकास था, जिसे हम लोग मोहनिस मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, और 1956 से लेकर 61 तक चला, जिसे पीसी मोलिनिस मॉडल भी बोला जाता है, जिसमें भारी उद्योग का विकास हुआ, जिसमें इस्पात मशीन, भारी इंजन, ये सब बहुत सारे लगाए गए थे। तो यहाँ पे भारी उद्योग हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। दूसरा देखा जाए यानी कि विदेशी जो मुद्रा विनिमय अधिनियम है फेरा, ये किसके लिए है? यानी कि विदेशी मुद्रा और विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण करने के लिए फेरा, और ये 1973 का अधिनियम है और 1 जनवरी 1974 से लागू हुआ था। तो ये किसके लिए है, ये हमें बस लगाना है, यानी कि विदेशी मुद्रा और विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण करना। वहीं देखा जाए बैंक राष्ट्रीयकरण यानी कि बैंक नेशनलाइजेशन, बैंकिंग सेवा को विस्तार और क्रम को प्राथमिक क्षेत्रों तक पहुंचाना। ठीक है, और ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? कृषि उत्पाद और खाद्यान्न उपलब्धता को बढ़ाना। तो ये सब है। और आपको पता होना चाहिए कि जो 14 प्रमुख वाणिज्य बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। कौन कौन से बैंक थे ये भी आपको पता होना चाहिए। और ग्रीन रिवोल्यूशन आपको हाई यील्डिंग वैरायटी, और बेसिकली उसमें आपको चावल और गेहूं 2 उत्पाद मेन थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका ये सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 1991 के आर्थिक संकट और भारत को नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे स्टेटमेंट, संकट के समय विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 1 सप्ताह के आय के लिए ही शेष बचा था। ये बात सही है। ठीक है, ऐसा बताया गया था कि जो मतलब कि संकट के समय विदेशी मुद्रा भंडार 1 ही सप्ताह के लिए बचा था। ठीक है, दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट। पहला तो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इस संकट का एकमात्र कारण देश में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता नहीं है, ऐसा नहीं, एकमात्र कारण ये नहीं था। इसके कारण बहुत सारे थे और बहुत दिनों से चल रहा था, जैसे फिजिकल डिफिसिट, करंट अकाउंट डिफिसिट और एक्सटर्नल डेफिट बहुत ज़्यादा हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट था वहाँ पे गल्फ वार के कारण जो तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया था, और विदेशी भंडार मुद्रा क्या होता तेज़ी से गिरने लगा था, और बाहरी पूंजी प्रवाह में कमी आ गया। ये सब मतलब इसके बहुत सारे कारण थे, तो एकमात्र कारण यहाँ पे कहना गलत है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाला गलत हो जाएगा। वहीं पे देखा जाए इसी स्थिति से निपटने के लिए भारत को IMF और वर्ल्ड बैंक से वित्तीय सहायता लेनी पड़ी। ये बात सही है, कई जगह से वहाँ पे वित्तीय सहायता लिया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड आपका सही हो जाएगा, बाकी सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ये भी जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग करते हैं। तो इसमें देखा जाए आर्थिक सुधारों की जो पीढ़ी जनरेशन रिफॉर्म है उनके प्रमुख क्षेत्रों को आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आते हैं प्रथम श्रेणी, प्रथम जनरेशन किसे बोलते हैं? प्रथम जनरेशन जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें औद्योगिक उदारीकरण और वित्तीय क्षेत्र की बात कहा गया। तो इसमें देखा जाए ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड आपको सही हो जाएगा। प्रथम में क्या औद्योगिकरण
और वित्तीय क्षेत्र की बात कहा गया। वहीं देखा जाए सेकंड जनरेशन में जो है श्रम सुधार और आधारभूत संरचना की बात कहा गया। तो श्रम सुधार और आधारभूत संरचना की बात कहा गया। थर्ड जनरेशन सूचना तकनीकी और डिजिटलीकरण यानी कि डिजिटल शासन की बात कहा गया। तो यानी कि थर्ड फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। चौथी पीढ़ी जो है इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात कहा गया, यानी कि विकेंद्रीकरण और स्तर यानी डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल बेनिफिट, ये सब लोकल लेवल पे बेनिफिट होना चाहिए, ये सब बात कहा गया। तो आपको ये 4 जनरेशन है जो यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए इकोनॉमी से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप मैच कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए मैच हो जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैचिंग टाइप का ही क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं दिया हुआ कि कुछ कल्याणकारी योजना है उसके उपाय। तो पहले लक्षित वर्ग है, दूसरा कल्याणकारी योजना, उससे रिलेटेड कौन सी कल्याणकारी योजना है उसको आपको मैच करना है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए पहला देखा जाए कि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर की बात यहाँ पे कहा गया है। तो इसमें अनऑर्गेनाइज वर्कर जो मतलब ई श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ था, ई श्रम पोर्टल की शुरुआत किया गया था, और इसमें डेटाबेस वगैरह रखा जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ऐसा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। वहीं पे देखा जाए MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज की बात कहा गया। तो इसमें क्या होगा, आपको उत्पादन से प्रोत्साहन की तरफ, यानी कि ये फोर्थ हो जाएगा। और रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको जल जीवन मिशन से रिलेटेड आ जाएगा, यानी कि, और शहरी गरीबी और प्रवासी श्रमिक यानी कि अर्बन पुअर एंड माइग्रेंट वर्कर की बात करें तो यहाँ पर रेशनल पोर्टेबिलिटी की बात, राशन पोर्टेबिलिटी की बात, जो वहाँ गांव में भी राशन ले सकते हैं, यहाँ पे भी राशन ले सकते हैं, ऐसी बातें यहाँ पे कहा गया, मतलब कि कल्याणकारी योजना है। तो आपको याद रखना है कि असंगठित क्षेत्र के लिए ई श्रम पोर्टल है, और MSME के लिए PLI स्कीम है, और ग्रामीण विकास के लिए जल जीवन मिशन यहाँ पे, और शहरी गरीब एवं प्रवासी श्रम के लिए राशन पोर्टेबिलिटी की बात कहा गया। तो ये डिटेल में आपको योजना हम लोग पढ़ेंगे, और करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है। तो आपको ये ऑप्शन ए यहाँ पे मैच हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है।